क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग किसी भी लत, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने में काबिल लगते हैं, जबकि दूसरे अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं जंजीरों में फंसे रहते हैं। वे स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करते हैं, 3 दिन के लिए रोकते हैं और फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। वे वादा करते हैं कि वे फिर कभी शराब नहीं पिएंगे, लेकिन ये 1 हफ्ते तक चलता है। वे कसम खाते हैं कि वे वजन कम करेंगे, रेडिकल डाइट शुरू करेंगे जो पिज़्ज़ा और गिल्ट पर खत्म होती है। और सबसे बुरी बात, खुद फेलियर नहीं है, बल्कि वो पल है जब आप आईने में देखते हैं और सोचते हैं, मैं कमज़ोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉब्लम कभी आप नहीं थे? क्या होगा अगर प्रॉब्लम वो तरीका था जो सबने आपको सिखाया, वो झूठा तरीका जो 21 दिनों में रैडिकल बदलाव का वादा करता है? क्या होगा अगर जापानी मठों में कोई पुराना सिस्टम टेस्ट किया गया हो, जिसका इस्तेमाल ऐसे साधु करते थे जो उन लतों से ऊपर उठ जाते थे जो आम इंसानों को खत्म कर देती? एक ऐसा सिस्टम जो इतना आसान है कि जब तक ये काम न करे आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। पुराने जापान में जब कोई आदमी मंदिर में निराश होकर आता था, उसे एक ऐसी लत लग जाती थी जो उसकी आत्मा को मार रही थी। तो साधु कोई मोटिवेशनल उपदेश नहीं देते थे, वे जल्दी ठीक होने का वादा नहीं करते थे। वे एक ऐसा रास्ता बताते थे जिसमें 5 पुरानी फिलॉसफी शामिल थीं: इकिगाई, काइजन, हराइबू, वापसाब और गंबारू। और इस रास्ते का एक पवित्र नियम था, आप एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करते। आप कुछ इतना छोटा बदलते हैं कि आपके दिमाग को पता भी नहीं चलता कि उसे रीप्रोग्राम किया जा रहा है। ये सिस्टम असल में कैसे काम करता है, ये बताने से पहले मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और कमेंट्स में मुझे बताने के लिए इनवाइट करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सी आदत बदलना चाहते हैं। मोटापा, टालमटोल, शराब, सिगरेट, डिजिटल लत। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और मुझे सच में खुशी होती है जब कोई मुझसे कहता है कि उन्होंने यहां जो सिखाया उसे अपनाया और असली बदलाव देखे। असल में इस वीडियो का आइडिया ठीक उसी कमेंट से आया जहां एक सब्सक्राइबर ने मोटापे पर काबू पाने में मदद मांगी थी। इसलिए मैंने उस लड़ाई पर फोकस करते हुए ये कंटेंट तैयार किया। लेकिन यहां आप जो कुछ भी सीखेंगे उसे किसी भी लत, किसी भी विनाशकारी आदत पर लागू किया जा सकता है जो आपका जीवन चुरा रही है। अब वीडियो पर वापस आते हैं। क्रिस्टोफर 40 वर्ष का था और उसका वजन 142 किलोग्राम था। वो बुरा आदमी नहीं था। उन्होंने 15 साल तक एक गोदाम में स्टॉक मैनेजर के रूप में काम किया था। वो सुबह 5 बजे उठता, 7 बजे घर पहुंचता। रात, 2 बच्चे, एक पत्नी, भुगतान करने के लिए बिल। विशिष्ट निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो अपने परिवार का भरण पोषण करता है और भूल जाता है कि उसका एक शरीर भी है। उसका आहार वो था जो उसे खाने का समय मिलता था। कार में नाश्ता, अपने कार्यालय की डेस्क पर दोपहर का भोजन, टीवी देखते हुए रात का खाना, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ मेज पर बैठने के लिए बहुत थक गया था। सप्ताहांत में पिज्जा, बियर और सोफे थे। वो इसके लायक था। आखिरकार उसने एक गुलाम की तरह काम किया। बच्चों ने टैग खेलने के लिए कहा और उसने बहाने बनाए। उसकी पत्नी ने पार्क में टहलने का सुझाव दिया, लेकिन वो बहुत थक गया था। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा दुख किस बात से हुआ? ये स्केल पर नंबर नहीं थे, ये उसकी 7 साल की बेटी की आंखों में वो नजर थी जब उसने उसे खेलने के लिए कहना बंद कर दिया। उसे पता चल गया था कि उसके पिता नहीं खेलते हैं और क्रिस्टोफर ने ये देखा। उसे ऐसा ही लगा और उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने पहले भी बदलने की कोशिश की थी। उसने 3 बार जिम ज्वाइन किया, 2 महीने तक किया और फिर छोड़ दिया। उसने 3 हफ्ते तक लो कार्ब डाइट की और छोड़ दिया। वो 5 दिनों तक सुबह दौड़ने गया और फिर छोड़ दिया। वो उस खतरनाक जगह पर पहुंच गया था जहां ज्यादातर लोग बिना मरे मर जाते हैं। हार मान लेना। मैं ऐसा ही हूं। मैं हमेशा से मोटा रहा हूं। ये जेनेटिक्स है। मेरा मेटाबॉलिज्म धीमा है। मेरे पास समय नहीं है। जब तक कि उसके शरीर ने कहा कि बहुत हो गया। ये शनिवार की सुबह थी। क्रिस्टोफर अपने 9 साल के बेटे के साथ बैकयार्ड में था। असल में वो मजाक नहीं कर रहा था।
वो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा था और लड़के को अकेले बॉल खेलते हुए देख रहा था। बेटे ने बॉल को दूर तक मारा। वो पड़ोसी के फूलों की क्यारी में जा गिरी। डैड, क्या आप इसे मेरे लिए ला सकते हैं? क्रिस्टोफर खड़ा हुआ, फूलों की क्यारी की तरफ गया, बॉल उठाने के लिए नीचे झुका और खड़ा नहीं हो सका। इसलिए नहीं कि उसे दर्द या चोट लगी थी, बस उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना वजन उठा सके। वो पड़ोसी की फूलों की क्यारी में चारों पैरों पर पड़े रहे, पसीने से तर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनका 9 साल का बेटा चुपचाप देख रहा था। पड़ोसी को उन्हें खड़े होने में मदद करनी पड़ी। उस रात क्रिस्टोफर बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और रोया। वो इसलिए रोया क्योंकि वो 40 साल का था और उसे उठने के लिए मदद चाहिए थी। वो इसलिए रोया क्योंकि उसके बेटे ने ये देखा था। वो इसलिए रोया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो उस बच्चे के दिमाग में एक याद बना रहा था। मेरे पिता कमज़ोर थे। उनकी पत्नी कमरे में आई, कुछ नहीं कहा, बस उन्हें गले लगाया और फिर कहा, क्रिश, तुम्हें सच में मदद की ज़रूरत है। रविवार की सुबह उन्होंने अपने उस अकेले दोस्त को फ़ोन किया जिसने अपना वज़न कम किया था और उसे बनाए रखा था। मार्कोस नाम का एक लड़का जिसने 30 किलो वज़न कम किया था और अलग दिख रहा था, सिर्फ पतला ही नहीं बल्कि ज़्यादा भरा पूरा। मार्कोस, मुझे मदद चाहिए। क्या तुम डॉक्टर के पास गए थे? कोई दवा ली थी? तुमने ये कैसे किया? मार्कोस रुका। हाँ, मैं एक डॉक्टर के पास गया था, लेकिन उस तरह के डॉक्टर के पास नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। उसने मुझे दवा नहीं दी, उसने मुझे एक फिलॉसफी दी। फिलॉसफी से मेरा वजन कम नहीं होता मार्कोस। धत तेरे की, तुम गलत हो, मार्कोस ने जवाब दिया। अगले मंगलवार क्रिस्टोफर एक मिनिमलिस्ट कंसल्टेशन रूम में बैठा था, जो डॉक्टर के ऑफिस जैसा नहीं लग रहा था। कोई एनाटॉमी पोस्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल की बदबू नहीं, बस एक लकड़ी की टेबल, 2 कुर्सियां और गार्डन की तरफ एक बड़ी खिड़की थी। डॉक्टर केज यामामोटो अंदर आए, लगभग 65 साल के, पतले, सीधे खड़े, शांत मूवमेंट वाले। वो डॉक्टर नहीं बल्कि एक साधु जैसे लग रहे थे। क्रिस्टोफर, मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? क्रिश ने उसे सब कुछ बताया, वजन, थकान, बच्चे, शर्म, फूलों की क्यारी। जब बात खत्म हुई तो मुझे उम्मीद थी कि डाइट, एक्सरसाइज, ब्लड टेस्ट के बारे में सुनने को मिलेगा। डॉक्टर यामामोटो ने कंप्यूटर चालू नहीं किया, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा। उन्होंने बस कहा, एक बात बताओ, तुमने कितनी बार वजन कम करने की कोशिश की है? 3, 4 शायद। और हर कोशिश कितने समय तक चली? ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, आमतौर पर कुछ हफ्ते। डॉक्टर यामामोटो ने सिर हिलाया। क्या तुम जानते हो कि फेल क्यों हुए? क्रिस्टोफर ने वो लिस्ट शुरू की जिसके बारे में सब बात करते हैं। समय की कमी, जेनेटिक्स, मेटाबॉलिज्म। डॉक्टर ने हाथ उठाया, बीच में टोकते हुए। नहीं, तुम फेल इसलिए हुए क्योंकि तुमने 40 साल की लड़ाई को 2 महीने की लड़ाई में जीतने की कोशिश की। तुम्हारे शरीर को ये वजन पाने में 40 साल लगे, तुम्हारे दिमाग को ये आदतें बनाने में 40 साल लगे, और तुम्हें लगता है कि तुम इसे हफ्तों में ठीक कर सकते हो। चुप रहो क्रिस्टोफर, मैं एक प्रपोजल रखने जा रहा हूं। मैं तुमसे आज एक बदलाव करने के लिए कहने जा रहा हूं। एक इतना छोटा बदलाव कि तुम्हें लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, इतना छोटा कि ये बेकार लगेगा। क्या तुम मानोगे? क्रिस बेचैन था। मैं कुछ भी मान लूंगा। बहुत बढ़िया। आज से हर दिन जब तुम उठोगे, कुछ भी करने से पहले तुम 1 गिलास पानी पियोगे, बस इतना ही, 1 गिलास पानी। 2 हफ्ते तक हर दिन 1 गिलास पानी, और कुछ नहीं। तुम पिज्ज़ा खाते रह सकते हो, बियर पीते रह सकते हो, टीवी देखते रह सकते हो, बस सुबह 1 गिलास पानी और पी लो। डॉक्टर, पूरे सम्मान के साथ, मुझे लगभग 50 किलोग्राम वजन कम करना है। 1 गिलास पानी से ऐसा नहीं होगा। तुम सही हो, 1 गिलास पानी से तुम्हारा 50 किलोग्राम वजन कम नहीं होगा। डॉक्टर। यामामोटो आगे झुके। लेकिन इससे कुछ और भी जरूरी होगा। यह तुम्हें साबित करेगा कि तुम खुद से किया वादा निभा सकते हो, और यही सबूत है जिसकी तुम्हें अभी सच में जरूरत है। क्रिस्टोफर कंफ्यूज होकर ऑफिस से निकल गया। उसने पानी पीने के लिए, कंसल्टेशन के लिए 200 पे किए। वो नाराज भी था, लेकिन डॉक्टर यामामोटो की कही एक बात उसे परेशान करती रही।
खुद से किया वादा। उसने कितने वादे तोड़े थे। उसने कितने सोमवार कसम खाई थी कि वो बदलेगा, लेकिन बुधवार को हार मान लेता था। अगर उसे खुद पर भरोसा नहीं था तो वो कैसे बदल सकता था। उस रात उसने एक गिलास पानी भरा और उसे अपने बेड साइड टेबल पर रख दिया। अगली सुबह जब सुबह 5 बजे अलार्म घड़ी बजी तो उसने गिलास देखा और बस ऐसे ही पी लिया। दूसरे दिन वही हुआ, तीसरे दिन भी। 7वें दिन कुछ अलग हुआ। वो अलार्म घड़ी से पहले उठा और सबसे पहले उसने सोचा, मेरा पानी का ग्लास कहाँ है। उसका दिमाग इसकी उम्मीद करने लगा। 14वें दिन वो डॉक्टर के ऑफिस वापस गया। डॉक्टर यामामोटो ने पूछा, क्या तुम रोज पानी पीते थे? तुम्हें कैसा लग रहा है? सच कहूं तो थोड़ा अजीब लगा। मेरा वजन कम नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने पूरे 2 हफ्ते कुछ किया। डॉक्टर मुस्कुराए। तुमने अभी जापानी फिलॉसफी का पहला प्रिंसिपल सीखा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इसे काइजन कहते हैं, छोटे छोटे बदलावों से लगातार सुधार। आपने एक ही बार में पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। आपने बस एक कदम उठाया और फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन डॉक्टर, एक गिलास पानी का मतलब सिर्फ एक गिलास पानी नहीं है क्रिस्टोफर। यह आपके दिमाग को यह साबित करने के बारे में है कि बदलाव मुमकिन है, कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो हार मान लें। अब मुझे बताओ, क्या तुम अगले कदम के लिए तैयार हो? वो क्या है? सुबह पानी पीते रहो, लेकिन अब एक और चीज जोड़ो। अपनी प्लेट में जितना खाना तुम नॉर्मली डालते हो उसका आधा रखो, बस आधा। अगर 20 मिनट बाद भी तुम्हें भूख लगे तो तुम दोहरा सकते हो, लेकिन पहले आधा। क्रिस्टोफर चुप था। यह भी बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन वो लगातार 14 दिनों से पानी पी रहा था। उसने खुद को कुछ साबित कर दिया था। ठीक है, मैं करूंगा। बढ़िया, हम 3 हफ्ते में फिर बात करेंगे। डॉक्टर यामामोटो ने उस समय जो नहीं समझाया, लेकिन जिसे क्रिस्टोफर को धीरे धीरे पता चला, वो ये था कि वो सिर्फ आदतें नहीं बदल रहे थे, बल्कि उन्हें एक पूरे फिलॉसॉफिकल सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था, जिसे जापानी सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। काइजेन बस एक गेटवे था। हर दिन लगातार 1% इंप्रूवमेंट। ये आइडिया कि आपको कल परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस आज से 1% बेहतर होने की जरूरत है। और अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% इंप्रूव करते हैं तो आप 365% इंप्रूव नहीं करते, आप 3778% इंप्रूव करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल मैथ है। इन छोटी आदतों को इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक सीक्रेट ये है कि ये कीस्टोन आदतें हैं। ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो जिंदगी के दूसरे एरिया में पॉजिटिव बदलावों की झड़ी लग जाती है। वे एक लीवर या पहले डोमिनो की तरह काम करती हैं। सिर्फ उस सेंट्रल आदत को इंप्रूव करने पर फोकस करके आपको छोटी छोटी जीतें मिलने लगती हैं, जो लगभग ऑटोमेटिकली दूसरी अच्छी आदतें बनाने में मदद करती हैं और बढ़ावा देती हैं। लेकिन वहां दूसरी फिलॉसफी भी थी जिनके बारे में क्रिस्टोफर को अभी तक पता नहीं था। अपनी प्लेट में आधे खाने के साथ पहला हफ्ता बहुत मुश्किल था। वो खाना खत्म करता और बस और खाने की चाहत में चूल्हे की तरफ देखता रहता। उसका दिमाग चिल्लाता, क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है? और खाओ। लेकिन फिर उसे डॉक्टर यामामोटो की बातें याद आईं। 20 मिनट रुको, अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो और खाओ। क्या तुम जानते हो कि 3 हफ्तों में कितनी बार वो 20 मिनट के बाद और खाने के लिए वापस गया? 2 बार। 2 बार, क्योंकि उसका शरीर भूखा नहीं था, वो बस बिगड़ गया था। डॉक्टर यामामोटो रारा हतीबू के बारे में पढ़ा रहे थे, अभी तक नाम का उल्लेख किए बिना। ये ओकिनावा का सिद्धांत है, जब तक आप 80% भर न जाएं तब तक खाएं। विचार यह है कि आपके पेट को, आपके दिमाग को संकेत देने में 20 मिनट लगते हैं कि ये भर गया है। यदि आप अपनी प्लेट भरते हैं और जल्दी से खाते हैं तो आप उस बिंदु से आगे निकल जाते हैं, और इसका एहसास तभी होता आपका शरीर वहीं जा रहा है जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। क्रिस्टोफर ने माना, मुझे अलग महसूस हो रहा है, सिर्फ हल्का नहीं, मुझे कंट्रोल में महसूस हो रहा है, क्योंकि अब आप हैं। ये अगला स्टेप है। आप मूवमेंट बढ़ाएंगे, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। अभी जिम नहीं, आप अपने दरवाजे से मेल बॉक्स तक और वापस चलेंगे। हर सुबह पानी पीने के बाद, काम के लिए कार में बैठने से पहले। क्रिस्टोफर हंसा, डॉक्टर, मेल बॉक्स मेरे दरवाजे से 20 मीटर दूर है।
ये एक्सरसाइज नहीं है। ये एक्सरसाइज के बारे में नहीं है। ये मूवमेंट की आदत डालने के बारे में है। आपका शरीर भूल गया है कि वो चलने के लिए बना है। आप उसे धीरे से याद दिलाएंगे। आज 20 मीटर। अगले हफ्ते शायद आप कोने में जाना चाहें, लेकिन आज सिर्फ मेल बॉक्स तक। क्रिस्टोफर ने वही किया जो डॉक्टर ने उसे बताया था। सुबह पानी, आधा खाना, मेल बॉक्स तक पैदल। वॉक के तीसरे दिन उसकी 7 साल की बेटी ने उसे जाते हुए देखा। डैड, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? वे दोनों साथ में मेल बॉक्स तक गए। उसने उसका हाथ पकड़ा। स्कूल के बारे में, अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में थोड़ी बातें की। ऐसी बातें जो उसने उसे कभी नहीं बताई थीं, क्योंकि उसके पापा हमेशा बात करने के लिए बहुत थके रहते थे। जब वे वापस आए तो उसने पूछा, क्या हम ये हर दिन कर सकते हैं? अगले हफ्ते क्रिस्टोफर कोने में जाने लगा। इसलिए नहीं कि डॉक्टर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, बल्कि इसलिए कि उसकी बेटी चाहती थी। और सालों में पहली बार वो ऐसा कर सका। बिना सांस की तकलीफ के, बिना पीठ दर्द के वो ये कर सका। दूसरे महीने के आखिर में उसने 8 किलोग्राम वजन कम कर लिया था। लेकिन असली बदलाव तराजू में नहीं था, ये आईने में था। उस शरीर में नहीं जिसे उसने देखा था, बल्कि उसकी आंखों में था। वहां एक रोशनी थी जो पहले नहीं थी। कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर यामामोटो ने पूछा, क्रिस्टोफर, मुझे कुछ बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वजन कम करने के लिए? नहीं, तुम सच में ये क्यों कर रहे हो? इसकी असली वजह क्या है? क्रिस्टोफर ने पहली बार सोचा। उसने सच में सोचा, मैं चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहता हूं। मैं एक दिन अपनी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं। मैं अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूं। मैं खुद को काबिल महसूस करना चाहता हूं। डॉक्टर यामामोटो ने सिर हिलाया। यही तुम्हारा इकिगाई है, तुम्हारे जीने की वजह। जापानी मानते हैं कि हर किसी का एक इकिगाई, एक मकसद होता है। क्रिस्टोफर ने वही किया जो डॉक्टर ने उसे बताया था। सुबह पानी, आधा खाना, मेल बॉक्स तक पैदल। वॉक के तीसरे दिन उसकी 7 साल की बेटी ने उसे जाते हुए देखा। डैड, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? वे दोनों साथ में मेल बॉक्स तक गए। उसने उसका हाथ पकड़ा। स्कूल के बारे में, अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में थोड़ी बातें की। ऐसी बातें जो उसने उसे कभी नहीं बताई थीं, क्योंकि उसके पापा हमेशा बात करने के लिए बहुत थके रहते थे। जब वे वापस आए तो उसने पूछा, क्या हम ये हर दिन कर सकते हैं? अगले हफ्ते क्रिस्टोफर कोने में जाने लगा। इसलिए नहीं कि डॉक्टर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, बल्कि इसलिए कि उसकी बेटी चाहती थी। और सालों में पहली बार वो ऐसा कर सका। बिना सांस की तकलीफ के, बिना पीठ दर्द के वो ये कर सका। दूसरे महीने के आखिर में उसने 8 किलोग्राम वजन कम कर लिया था। लेकिन असली बदलाव तराजू में नहीं था, ये आईने में था। उस शरीर में नहीं जिसे उसने देखा था, बल्कि उसकी आंखों में था। वहां एक रोशनी थी जो पहले नहीं थी। कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर यामामोटो ने पूछा, क्रिस्टोफर, मुझे कुछ बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वजन कम करने के लिए? नहीं, तुम सच में ये क्यों कर रहे हो? इसकी असली वजह क्या है? क्रिस्टोफर ने पहली बार सोचा। उसने सच में सोचा, मैं चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहता हूं। मैं एक दिन अपनी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं। मैं अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूं। मैं खुद को काबिल महसूस करना चाहता हूं। डॉक्टर यामामोटो ने सिर हिलाया। यही तुम्हारा इकिगाई है, तुम्हारे जीने की वजह। जापानी मानते हैं कि हर किसी का एक इकिगाई, एक मकसद होता है। तुम्हारा इकिगाई वजन कम करना नहीं है, ये अपने परिवार के लिए मौजूद रहना है। वजन बस तुम्हारे और तुम्हारे मकसद के बीच एक रुकावट है। इससे सब कुछ बदल गया, क्योंकि अब जब क्रिस्टोफर जल्दी नहीं उठना चाहता था तो वो पानी या डाइटिंग के बारे में नहीं सोचता था। वो अपनी बेटी के बारे में सोचता था, उसका हाथ पकड़े हुए। जब वो अपनी प्लेट भरना चाहता था तो वो कैलोरी के बारे में नहीं सोचता था, वो उसे पूजा की जगह पर ले जाने के बारे में सोचता था। मकसद मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मकसद वो फ्यूल है जो कभी खत्म नहीं होता। 3 महीने बाद क्रिस्टोफर का 14 किलो वजन कम हो गया था। उसके कपड़े ढीले होने लगे थे। 7 काम करने वालों ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। उसने जवाब दिया, बस कुछ छोटे मोटे बदलाव।
लेकिन फिर थैंक्सगिविंग आ गया। आप जानते हैं कि ये कैसा होता है। खाने से भरी टेबल, टर्की, मैश किए हुए आलू, पम्पकिन पाई, पीकन पाई, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। हर कोई बड़ी प्लेटों से खुद को परोस रहा था और क्रिस्टोफर अपनी प्लेट में आधा खाना फिट करने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ ने पूछा, बस इतना ही? क्या तुम बीमार हो? यार, आज थैंक्सगिविंग है, एक दिन के लिए डाइट भूल जाओ। सोशल प्रेशर बदलाव को साइलेंट किलर है। हर कोई चाहता है कि तुम वैसे ही बन जाओ जैसे तुम थे, क्योंकि तुम्हारा बदलाव उन्हें इस बात से अनकंफर्टेबल कर देता है कि वे कौन हैं। क्रिस्टोफर ने हार मान ली, अपनी प्लेट भरी और तब तक खाता रहा जब तक वो और नहीं खा सका। उसे बहुत ज्यादा पेट भर जाने, फेल होने का भयानक एहसास हुआ। उस रात उसने आईने में देखा और सोचा, धत तेरे की, मैंने सिलसिला तोड़ दिया। मैं हमेशा की तरह हार मानने वाला हूं। अगली सुबह उसका पानी पीने का मन नहीं था। वो चलना नहीं चाहता था। जब से मैं फेल हुआ हूं, इसका कोई फायदा नहीं है वाला पुराना पैटर्न वापस आ रहा था। लेकिन फिर उसे डॉक्टर यामामोटो की कहीं एक बात याद आई जो उसे उस समय समझ नहीं आई थी। तुम फेल होगे, और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम सच में बदले हो या नहीं। उसने अपना सेलफोन उठाया और डॉक्टर को टेक्स्ट किया, डॉक्टर, मैंने कल बहुत ज़्यादा खा लिया। मैंने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं जारी रख पाऊंगा या नहीं। जवाब 2 मिनट में आ गया, आज दोपहर ऑफिस आना। क्रिस्टोफर अपनी रोज की कुर्सी पर बैठा था, डांट या मोटिवेशनल स्पीच का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर यामामोटो अंदर आए, बैठ गए और कहा, बताओ क्या हुआ। क्रिस ने सब कुछ समझाया, थैंक्सगिविंग, प्रेशर, फेलियर, हार मानने की इच्छा। और क्या तुमने आज सुबह पानी पिया? मैंने पिया और चला। मैं चला। तो तुम फेल नहीं हुए, तुम लड़खड़ाए। लड़खड़ाने और गिरने में बहुत बड़ा फर्क है। जब तुम लड़खड़ाते हो तो 1 सेकंड के लिए तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाता है। जब तुम गिरते हो तो तुम पूरी तरह से हिलना बंद कर देते हो। डॉक्टर आगे झुके, क्रिस्टोफर, मैं तुम्हें अब साबी के बारे में सिखाने जा रहा हूं। ये एक जापानी फिलॉसफी है जो कमियों को सेलिब्रेट करती है। ये आइडिया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है और कुछ भी पूरा नहीं है। और ये कमियां ही असली खूबसूरती हैं। तुमने एक दिन ज्यादा खा लिया तो क्या? इससे 14 किलो वजन कम नहीं होता। इससे 3 महीने सुबह जल्दी उठकर पानी पीने की आदत नहीं मिटती। इससे तुम्हारी बेटी के साथ घूमना फिरना नहीं मिटता। एक अधूरा दिन एक परफेक्ट सफर को खत्म नहीं करता। क्रिस्टोफर को लगा कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है। वो नहीं टूट रहा, बल्कि परफेक्ट होने की उम्मीद टूट रही है। लेकिन अगर मैं फिर से ज्यादा खा लूं तो क्या होगा? क्या तुम कई बार जाओगे और हर बार ऐसा होने पर तुम अगले दिन उठकर पानी पियोगे? क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब कभी फेल ना होना नहीं है, इसका मतलब है हमेशा वापस आना। इसने क्रिस्टोफर के लिए सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार वो परिपूर्ण होने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो लगातार रहने की कोशिश कर रहा था। और निरंतरता अपूर्णता को स्वीकार करती है, पूर्णता वास्तविकता को अस्वीकार करती है। अब डॉक्टर यामामोटो ने आगे कहा, मैं आपको गंबरू, दृढ़ता, मुश्किल होने पर भी सहन करने की क्षमता के बारे में सिखाने जा रहा हूं। आपने आज गंबरू दिखाया, आपने कल ज्यादा खा लिया। आप आज जारी नहीं रखना चाहते थे, लेकिन आपने पानी पिया और फिर भी चले। ये गंबर है, असुविधा को सहन करना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अस्थायी है। अगले महीनों में क्रिस्टोफर कई बार फिर से गिर गया। क्रिसमस पर उसने ज्यादा खा लिया। अपने बेटे के जन्मदिन पर उसने बहुत ज्यादा केक खा लिया। एक स्ट्रेसफुल वीकेंड पर वो वापस पिज्जा और बियर पीने लगा, लेकिन हर बार जब वो लड़खड़ाता तो वापस आ जाता। सुबह पानी, आधा प्लेट में चलते हुए। और कुछ हुआ? गिरना कम होने लगा, क्योंकि हर बार जब वो वापस आता तो उसका दिमाग सीख जाता,
अब हम हार नहीं मानते, हम बस चलते रहते हैं। छठे महीने तक उसने 23 किलोग्राम वजन कम कर लिया था, लेकिन असली बदलाव वजन में नहीं था। ये वो पल था जब वो अपने बेटे के साथ लेगो खेलने के लिए नीचे गया और फिर बिना सोचे समझे आसानी से उठ गया। यह वो रात थी जब उसकी पत्नी ने डिनर के बाद टहलने का सुझाव दिया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। यह शनिवार था जब उसकी बेटी ने टैग खेलने के लिए कहा और वो उसके पीछे यार्ड में दौड़ा, हंसता हुआ, पसीना बहाता हुआ, जिंदा दिल। उसकी पत्नी ने किचन की खिड़की से देखा और मुस्कुराई, क्योंकि जिस आदमी से उसने शादी की थी वो लौट रहा था, शरीर नहीं, सार। 9वें महीने तक क्रिस्टोफर ने 35 किलो वजन कम कर लिया था। वो अब सिर्फ कोने तक नहीं घूम रहा था, वो हर दिन 30 मिनट चल रहा था। वो अब सिर्फ डिसिप्लिन में अपनी प्लेट में आधा खाना नहीं डाल रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका शरीर अब ये सब नहीं चाहता था, बल्कि कुछ गहरा बदल गया था। वो एक अलग इंसान बन गया था। उस महीने के कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर यामामोटो ने पूछा, क्रिस्टोफर, तुमने आखिरी बार कब हार मानने के बारे में सोचा था? क्रिस रुका। कब? पिछले हफ्ते, पिछले महीने? उसे याद नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता, बहुत समय हो गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने बदलने की कोशिश करना बंद कर दिया और अलग तरह से जीना शुरू कर दिया। अब ये कोशिश के बारे में नहीं है, ये पहचान के बारे में है। अब तुम वजन कम करने की कोशिश करने वाले मोटे आदमी नहीं हो। तुम एक ऐसे आदमी हो जो अपना ख्याल रखता है। टेम्पररी बदलाव और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन में यही फर्क है। डॉक्टर ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और 5 जुड़े हुए गोले बनाए। पिछले कुछ महीनों में मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसे इन 5 फिलॉसफी में बताया जा सकता है। इकिगाई, तुमने अपना मकसद खोज लिया। ये वजन कम करने के बारे में नहीं है, ये अपने परिवार के लिए मौजूद रहने के बारे में है। काइसेन, तुम हर दिन 1% बेहतर हुए। पानी, खाना, मूवमेंट, छोटे छोटे बदलाव जो जमा होते गए। हरातेबू, तुमने कम खाना सीखा, 120% तक नहीं बल्कि 80% तक खाना। ओ अबाब, तुमने कमियों को माना, कई बार लड़खड़ाया और हमेशा वापस आ गया। गंबारू, तुमने सहा, मुश्किल दिनों में तुमने हार नहीं मानी, तुमने बस मोमेंटम बनाए रखने के लिए कम से कम किया। क्रिस्टोफर ने पेपर देखा। उन 5 शब्दों ने उसके पूरे बदलाव को समझा दिया। डॉक्टर, क्या मैं इसे ले सकता हूं? आप ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझें। ये वजन घटाने का सिस्टम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल सिस्टम है। आप इसे किसी भी चीज पर लागू कर सकते हैं जिसे आप बदलना चाहते हैं। करियर, रिश्ते, फाइनेंस, कुछ भी। 12वें महीने में क्रिस्टोफर एक रूटीन ब्लड टेस्ट के लिए गया। उसने सालों से टेस्ट नहीं करवाया था, क्योंकि उसे डर था कि उसे क्या पता चलेगा। हेल्थ सेंटर का डॉक्टर रिजल्ट्स लेकर आया और पेपर को कंफ्यूज नजरों से देखने लगा। क्रिस्टोफर, क्या तुमने कोई नया ट्रीटमेंट शुरू किया है? क्यों? तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर सालों में पहली बार नॉर्मल है, तुम्हारा ग्लूकोज बहुत अच्छा है, तुम क्या कर रहे हो? क्रिस्टोफर सुबह पानी पीते हुए हंसा। डॉक्टर को मजाक समझ नहीं आया, लेकिन क्रिस समझ गया, क्योंकि ये पानी की वजह से नहीं हुआ था। ये 365 दिनों तक छोटे छोटे बेहतर ऑप्शन चुनने की वजह से हुआ था। 1 गिलास पानी से तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बदलता, और 365 गिलास पानी, और 365 प्लेट आधा खाना, और 365 वॉक एक बिल्कुल अलग बॉडी बनाते हैं। वो उस दिन घर गया, अपनी शर्ट उतारी और शीशे के सामने खड़ा हो गया। 20 साल में पहली बार उसने बिना शर्म के अपने शरीर को देखा। उसके पास 6 पैक नहीं था, उसकी स्किन अभी भी कुछ जगहों पर ढीली थी। उसे अपने आइडियल वेट तक पहुंचने के लिए अभी भी लगभग 15 किलो वजन कम करना था। लेकिन क्या तुम जानते हो उसने क्या देखा? उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसने पूरे 1 साल तक हर दिन खुद से किया एक वादा निभाया था। 18वें महीने तक क्रिस्टोफर का वजन 52 किलो कम हो गया था और उसका वजन 90 किलो हो गया था। वो दुनिया का सबसे पतला आदमी नहीं था, लेकिन वो हेल्दी, मजबूत और फिट था। उसकी बेटी 9 साल की हो गई। उन्होंने पार्क में पार्टी की। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, टैग खेल रहे थे, और पहली बार क्रिस्टोफर उनके पीछे दौड़ा। पार्टी में एक पेरेंट्स ने पूछा,
यार तुमने इतना वजन कैसे कम किया? क्रिस्टोफर ने जापानी फिलॉसफी काइजन और किगाई हड़ाचिबू के बारे में बात करने के बारे में सोचा, लेकिन चीजों को मुश्किल नहीं बनाने का फैसला किया। एक बार में एक स्टेप। सच में उस रात पार्टी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने कहा, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? क्या? ये नहीं कि तुमने वजन कम किया, बल्कि ये कि तुम वापस आ गए। जिस आदमी से मैंने शादी की वो पिता जिसके हमारे बच्चे हकदार हैं। तुम यहां फिजिकली थे लेकिन तुम मौजूद नहीं थे। अब तुम हो। क्रिस्टोफर ने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कई बार हार मानने ही वाला था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। नहीं, मैंने हार नहीं मानी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर जो आदत बनाने पर स्टडी करते हैं ने पाया कि ज्यादातर बदलाव इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि लोग कमजोर होते हैं। तीसरे साल उन्होंने इसे अपने रिश्तों पर अप्लाई किया। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी के साथ उनका मकसद सिर्फ शादी करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी पार्टनरशिप बनाना था जहां वे दोनों साथ साथ आगे बढ़ें। वे रात में साथ में वॉक करने लगे, सच्ची बातें करने लगे, भविष्य की प्लानिंग करने लगे। उनकी बेटी अब 12 साल की है। दूसरे दिन उसने कहा, डैड, क्या आपको याद है जब आप साथ नहीं खेल सकते थे? मुझे याद है, मुझे भी। लेकिन तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या याद है? जिस दिन तुम मेरे साथ मेल बॉक्स तक चलने लगे, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम ठीक हो जाओगे। ये पूरे परिवार का था, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आप अपने आसपास के सभी लोगों को भी बदलने की इजाजत देते हैं। उनका बेटा जो अब 14 साल का है, बिना किसी के कहे सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि उसने अपने पिता को ऐसा करते देखा था। पत्नी ने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि बदलाव मुमकिन है। बदलाव फैलने वाला नहीं है, ये इजाजत देने वाला है। वो इजाजत देती है। उस पहले कंसल्टेशन के 2 साल बाद क्रिस्टोफर का वजन 88 किलोग्राम हो गया। उसने अपना वजन कम रखना जारी रखा, फिर भी हर सुबह पानी पीता था, फिर भी हर दिन टहलता था, फिर भी 80% पेट भरने तक खाता था, क्योंकि वो ऐसा ही है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वो दूसरे लोगों को भी ट्रेन करता है। अब काम पर लोग उसका बदलाव देखते हैं और पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया? और आप जानते हैं वो क्या कहता है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आज आप सबसे छोटा बदलाव क्या कर सकते हैं? लोग हमेशा कुछ ऐसा जवाब देते हैं, ओह, क्या मैं जिम जाना शुरू कर सकता हूं? नहीं, उससे भी छोटा, बहुत छोटा। जैसे क्या? जैसे सुबह 1 गिलास पानी पीना। वो व्यक्ति हंसता है। बस इतना ही? बस 2 हफ्ते तक। फिर हम बात करते हैं, फिर से। 10 में से 9 लोग उनसे बात करने वापस नहीं आते, क्योंकि वे अभी भी जादुई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। 21 दिन की डाइट, बिजली की तेजी से बदलाव, चमत्कारी गोली। लेकिन वो 10वां व्यक्ति, वो व्यक्ति 2 हफ्ते में वापस आता है और कहता है, मैंने हर दिन पानी पिया और आप सही थे, मुझे अलग महसूस हो रहा है। और क्रिस्टोफर जानता है कि वो व्यक्ति समझ गया, वो व्यक्ति सफल होगा। डॉक्टर यामामोटो रिटायर हो गए। उनके आखिरी कंसल्टेशन के दौरान उन्होंने क्रिस्टोफर से कहा, तुम्हें पता है तुम्हें कभी मेरी जरूरत नहीं पड़ी है ना? कैसे? मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया था वो पहले से ही तुम्हारे अंदर था। मैंने तुम्हें बस धीरे धीरे चलने, इम्परफेक्ट रहने, मुश्किल होने पर भी चलते रहने की इजाजत दी थी, लेकिन ताकत हमेशा तुम्हारी थी। डॉक्टर, मैं सचमुच सालों से स्क्वैटिंग पोजीशन से उठ नहीं पाया था, फिजिकली नहीं, लेकिन दिमागी तौर पर आप अपनी जिंदगी के हर एक दिन उकड़ू बैठने की पोजीशन से उठे। हर दिन आप उठे, काम पर गए, अपने परिवार को सपोर्ट किया, थकान, फ्रस्ट्रेशन, शर्म को सहा। आप में हमेशा हिम्मत थी, बस आपको पता नहीं था कि आप में है। इसने आपको तोड़ दिया क्रिस्टोफर। तो मुझे बस ये जानना था? नहीं, आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो आपकी इज्जत करे। एक ऐसा सिस्टम जो आपसे रातों रात सुपर हीरो बनने की उम्मीद न करे। एक ऐसा सिस्टम जो आपकी इंसानियत, आपकी कमियों, आपकी थकान को माने और इन सब का इस्तेमाल बदलाव लाने के लिए करे,
न कि उसके खिलाफ। जापानी फिलॉसफी जो मैंने सिखाई कि ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये इंसान होने और हर दिन बिना रुके इंसान बने रहने के बारे में है। क्रिस्टोफर ने उस दिन डॉक्टर यामामोटो को बहुत शुक्रगुजार होकर गले लगाया, क्योंकि उस आदमी ने उसकी जान नहीं बचाई थी, उसने उसे वापस दिया था। क्रिस्टोफर के लिविंग रूम की दीवार पर एक फोटो है। उसका वजन 142 किलोग्राम है। वो बैकयार्ड में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा है, अपने बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। हिस्सा नहीं ले रहा है, बस देख रहा है। और उस फोटो के बगल में एक और फोटो है। वो जमीन पर 88 किलो वजन का है, अपने बेटे के साथ लेगो खेल रहा है। उसकी बेटी उसकी पीठ पर कूद रही है, हंस रही है। उसकी पत्नी ने वो दूसरी फोटो उसके बिना जाने खींच ली, और जब उसने उसे देखा तो उसने पूछा, तुमने वो फोटो क्यों खींची? उसने जवाब दिया, क्योंकि ये वो पल है जिसका मैं 10 साल से इंतजार कर रही थी, वो पल जिसका तुम वापस आए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? ऐसा नहीं है कि क्रिस्टोफर ने 52 किलो वजन कम किया। ऐसा नहीं है कि उसने टाइप 2 डायबिटीज को ठीक कर दिया। ऐसा नहीं है कि उन्हें काम पर प्रमोशन मिला। उनकी बेटी, जो अब 12 साल की है, ने हाल ही में स्कूल में अपनी दोस्त से कहा, मेरे पापा सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान हैं जिन्हें मैं जानती हूं, क्योंकि वो उन्हें हर दिन पानी पीते हुए, हर दिन चलते हुए, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, उठते हुए और चलते हुए देखते हुए बड़ी हुई है। वो ये देखते हुए बड़ी हुई कि बदलाव मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये पहचान के बारे में है। और जब वो 20, 30, 40 साल की होगी और जिंदगी मुश्किल हो जाएगी तो उसे याद आएगा। उसे याद आएगा कि उसके पिता ने साबित किया कि बदलाव मुमकिन है। एक बार में एक छोटा सा चुनाव, एक बार में एक दिन, हमेशा के लिए। यही असली विरासत है। बदला हुआ शरीर नहीं, बल्कि ये जीता जागता सबूत कि आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपको बस उस इंसान को एक एक ईंट करके बनाने के लिए सब्र की जरूरत है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं, जिसका मतलब है कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं। शायद ये क्रिस्टोफर की तरह वजन कम करना है, शायद ये कोई और लत है, शायद ही बस वो एहसास है कि आप वैसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं जैसी आपको जीनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे, ये मेरे लिए काम नहीं करता, मेरी सिचुएशन अलग है, ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप सही हैं, आपकी सिचुएशन अलग है, लेकिन सिस्टम वही है, क्योंकि आपकी लत, आपकी बुरी आदत या आप जो जिंदगी बदलना चाहते हैं, वो चाहे जो भी हो, प्रॉब्लम कभी भी जानकारी की कमी नहीं होती। आप जानते हैं कि आपको बेहतर खाने की ज़रूरत है, आप जानते हैं कि आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आप जानते हैं कि आपको ज़्यादा सोने, कम शराब पीने, ज़्यादा प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है। आप ये सब जानते हैं। प्रॉब्लम जानने में नहीं, करने में है। और आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल एक अलग इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप 20 साल की लड़ाई को 21 दिन की लड़ाई में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और हर बार जब आप कोशिश करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, और हर बार जब आप फेल होते हैं तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप नहीं कर सकते, और फिर यही आपकी पहचान बन जाती है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो नहीं कर सकता, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, मैं एक कमजोर इंसान हूं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप बस गलत सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने यहां जो सिस्टम बताया है वो जल्दी बदलाव के बारे में नहीं है, ये हमेशा रहने वाले बदलाव के बारे में है। आपको 30 दिनों के बदलाव की जरूरत नहीं है, आपको 30 साल की लगातार कोशिश की जरूरत है। और लगातार कोशिश तभी होती है जब ये इतनी आसान हो कि बुरे दिनों में भी हमारा साथ दे सकें। तो मैं आपको वही चैलेंज देता हूं जो डॉक्टर यामामोटो ने क्रिस्टोफर को दिया था। सबसे छोटा बदलाव चुनें, इतना छोटा कि आपको लगे कि आप इसे करते हुए बेवकूफ हैं, इतना छोटा कि ऐसा लगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुबह 1 गिलास पानी, सोने से पहले 5 पुशअप्स, 1 मिनट मेडिटेशन, किताब का एक पन्ना, कुछ भी। लेकिन ये इतना छोटा होना चाहिए कि आप इसे न करने का कोई बहाना ना बना सकें। और इसे 2 हफ्ते तक करें।
कुछ और जोड़ने की कोशिश ना करें, चीज़ों को तेज करने की कोशिश ना करें। बस वो एक छोटी सी चीज़ हर दिन 14 दिनों तक करें। और जब आप 14वें दिन तक पहुंचेंगे तो आप खुद को कुछ साबित कर चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि आप वजन कम कर सकते हैं या स्मोकिंग छोड़ सकते हैं या अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, बल्कि ये कि आप खुद से किया वादा निभा सकते हैं। और वो सबूत ही वो चीज़ है जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप एक छोटा सा वादा निभा सकते हैं तो आप जानते हैं कि आप कोई भी वादा निभा सकते हैं। फिर आप एक और छोटा बदलाव करते हैं और फिर एक और फिर एक और इससे पहले कि आप जान पाएं आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि आपने बदलने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि आपने एक नई पहचान बनाई, एक बार में एक छोटा सा चुनाव। क्रिस्टोफर को 2 साल लगे, शायद आपको 3 साल लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समय तो वैसे भी बीत जाएगा। सवाल यह है 5 साल में क्या आप उसी जगह पर होंगे, शर्म से आईने में देख रहे होंगे, या आप आईने में देखकर किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसने खुद से किया हर वादा पूरा किया है। और वो गाय आपको मकसद देता है, कायन आपको तरीका देता है, हारा हतिबू आपको संयम देता है, अबसाबी आपको दया देता है, गंबारू आपको ताकत देता है। आपको इन सब की एक साथ ज़रूरत नहीं है, आपको बस आज से एक चीज़ से शुरुआत करने की ज़रूरत है। और जब आप लड़खड़ाते हैं, क्योंकि आप लड़खड़ाएंगे, तो आप हार नहीं मानते, आप बस फिर से उठ खड़े होते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब कभी ना गिरना नहीं है, बल्कि हमेशा उठते रहना है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, अगर इससे आपको किसी भी तरह से मदद मिली, तो मैं आपको नीचे कमेंट करने के लिए इनवाइट करता हूं कि आज से आप सबसे छोटा बदलाव क्या करने जा रहे हैं। मुझे अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ना बताएं, बस मुझे सबसे छोटा बताएं जो आप कल सुबह करेंगे। क्योंकि जब आप पब्लिकली लिखते हैं तो आपने बस अपना डिक्लेरेशन किया है, आपने एक आइडिया को कमिटमेंट में बदल दिया है, और पब्लिक कमिटमेंट वहीं से बदलाव शुरू होता है। मैं हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा और 2 हफ्ते में मैं यहां वापस आऊंगा ये देखने के लिए कि कौन आगे बढ़ा, किसने पानी पिया, किसने पुशअप्स किए, किसने वो इंसान बनने की दिशा में पहला छोटा कदम उठाया जो वे बनना चाहते हैं। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस शुरू करने की ज़रूरत है। अगर आपने इसे अब तक देखा है तो आपके ध्यान और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब है कि आप सच में अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कमिटेड हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, और याद रखें, मौजूद रहें, सम्मान के साथ चलें, रास्ते पर चलें, कह दें